नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन, शिवाजी विश्वविद्यालय के BA भाग 3 के हिंदी विशेष पेपर के अंतर्गत पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 16 भाषा विज्ञान और हिंदी भाषा का अध्ययन रखा गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी भाषा की दृष्टि से, उसके लिखित रूप की दृष्टि से उसका शुद्ध होना आवश्यक माना जाता है। अतः भाषा की शुद्धता की दृष्टि से कुछ नियम होते हैं, उन नियमों की जानकारी होना इस दृष्टि से बहुत ही आवश्यक है। इसी कारण पेपर नंबर 16 के अंतर्गत मानक वर्तनी के नियम अध्ययन के लिए रखे गए हैं। इसीलिए आज हम मानक वर्तनी के नियम क्या है, इनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। मानक वर्तनी के नियमों की ओर आने से पहले इसमें जो दो शब्द है मानक और वर्तनी, इसमें दो शब्द है मानक और वर्तनी, यह क्या है, किसे कहेंगे आप मानक और किसे कहेंगे आप वर्तनी, इसका सामान्य परिचय यहाँ हम देने का प्रयास करेंगे। ये पहला शब्द है मानक। मानक के लिए विभिन्न शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे शुद्ध, परिनिष्ठित, परिमार्जित, परिष्कृत, आदर्श, स्तरीय और मराठी में टकसाली, जिसे अंग्रेजी में स्टैंडर्ड कहा जाता है। यानी एक उच्च दर्जे की भाषा जो होती है उसे कहा जाता है मानक। इसमें वर्तनी, वर्तनी एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है लिखने की रीति। वर्तनी यानी लिखने की रीति। इसे आप अक्षरी भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में स्पेलिंग। स्पेलिंग उचित स्पेलिंग होना चाहिए, सार्थक स्पेलिंग होना चाहिए, गलत स्पेलिंग नहीं होना चाहिए, इसे ही कहेंगे वर्तनी। वर्तनी यानी लिखने की पद्धति। अतः किसी भी भाषा को मूर्त करने के लिए जिस प्रकार लिपि की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उसे सार्थक रूप में अभिव्यक्त करने के लिए वर्तनी का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। यानी लेखन की शुद्धता भी आवश्यक होनी चाहिए, तभी जाकर भाषा उच्च दर्जे की स्तरीय भाषा कहलाती है, परिनिष्ठित भाषा कहलाती। वर्तनी यानी लेखन की पद्धति, लेखन की रीति, इसे कहेंगे वर्तनी। और यह पद्धति किस प्रकार होनी चाहिए, इसके ही नियम बनाए जाते हैं, उसे ही कहा जाता है मानक वर्तनी के नियम। इस प्रकार या मानक वर्तनी या वर्तनी की परिभाषा में इस प्रकार दे सकते हैं। शब्द के वर्ण, उनका क्रम और उच्चारण निधि, इसे हम कहेंगे वर्तनी। वर्तनी लिखने की पद्धति कैसी होती है, शब्द का वर्ण होता है, उनका क्रम होता है और उच्चारण की पद्धति होती है, इसे कहा जाता है वर्तनी। वर्तनी की अनेक रूपता और इससे उत्पन्न होने वाले दोषों को, वर्तनी के, यह शब्द नहीं है, गलत है, यह आया है। इससे उत्पन्न होने वाले दोषों के निराकरण के लिए ही केंद्र सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सन 1961 में एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की और इस विशेषज्ञ समिति ने 1962 में अपनी अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत की और इसे सरकार ने स्वीकृति दी। इन्हीं सिफारिशों पर आधारित सन 1967 में हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, यानी हिंदी वर्तनी किस प्रकार लिखनी चाहिए, इस दृष्टि से किताब बनाई गई जिसका नाम है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। ये पुस्तक प्रकाशित हो गई। अतः भारत सरकार द्वारा इस पुस्तक को प्रमाणित माना गया और इस भारत सरकार द्वारा जो हिंदी भाषा की वर्तनी के जो नियम बताए गए हैं, उन्हीं का ही हम अध्ययन करेंगे। यानी भाषा विपुल मात्रा में है, अनेक भाषा के रूप है, प्रत्येक भाषा के लिखने का तरीका, ढांचा अलग है, अतः सब में एकरूपता आए, इस दृष्टि से ही भारत सरकार द्वारा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ध्यान में रखिए किताब का नाम 1967 में प्रकाशित किया गया है। 1962 में उसकी सिफारिशें की गई थी और 1967 में यह किताब प्रकाशित हो गई है और इस किताब में जो नियम है, उन नियमों का ही आज हम अध्ययन करेंगे। नियम क्या है, ये जानने से पूर्व आपको जो आपकी वर्णमाला है उसका थोड़ा सा ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि हमने वर्तनी की परिभाषा क्या बताई है, शब्द के वर्ण, उनका क्रम और उच्चारण निधि। इसलिए आपको
हिंदी की जो वर्णमाला है इसका ज्ञान होना आवश्यक है। आपको पता होगा हिंदी भाषा में लगभग 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण हैं। और इन वर्णों का विभाजन हमारी शरीर रचना के अनुसार ही हो गया है। इसमें स्वर अलग है, व्यंजन अलग है, स्वर अलग है, व्यंजन अलग है, स्वर अलग है, व्यंजन अलग है, और व्यंजनों का भी विभाजन हमारी शरीर रचना के अनुसार है। पहले जो वर्ण आते हैं कंठस्य, हमारे कंठ में जो आते हैं वह कंठस्य वर्ण के शब्द वर्ण कहलाते हैं। बाद में तालव्य, इन हमारे तालु को स्पर्श करने वाले। बाद में मूर्धन्य, जीवा हमारे बीच में ही लपकती है, उसे मूर्धन्य। दांत को स्पर्श करने वाले वर्ण है, ओंठ को स्पर्श करने वाले वर्ण है, और अंतस्य और ऊष्म वर्ण है। इस प्रकार ही हमारी वर्णमाला बनाई गई है। पहले जो हमारे कंठस्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ, ये मूलतः 5 वर्ग है हमारे वर्ण के। ये मूल वर्ण के वर्ग है। और क्योंकि इसमें 5 वर्ण है और इसी के अनुसार ही हमारे अनुस्वार की मात्राएं चलती है। इस प्रकार यह देख लीजिए, पहला कंठस्य क ख ग घ ज्ञ, वांग्मय का ग, यह ग है, वांग्मय का ग। 5वां यह पंचाक्षर, इसे क्या कहा जाता है? पंचाक्षर। कंठस्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, इसमें जो अंतिम 5वां वर्ण है वह पंचाक्षर कहा जाता है। इस वर्ण को क्या कहा जाता है? पंचाक्षर। ध्यान में रखिए, क्या कहा जाता है? पंचाक्षर। अंतिम 5वां वर्ण पंचाक्षर कहा जाता है। तालव्य च, ख, ज, इसे ज्ञ कहा जाता है। ज्ञ। ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म हमारी ओष्ठ को, यानी ओंठ को स्पर्श होता है। अंतस्य है य, र, ल, व, क्ष, क्ष, स, ह, ळ अभी ध्वनि स्वीकार की गई है मराठी की, हिंदी में ळ, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, क्ष, त्र, ज्ञ, श्र, इसे ज्ञ कहा जाता है। ज्ञ, ज्ञ। इस प्रकार ही हमारी वर्णमाला है, 52 वर्ण है। इस पर आधारित जो हमारे मानक वर्तनी के नियम है, इसकी हम जानकारी आज प्राप्त करेंगे। पहला नियम है खड़ी पाई वाले व्यंजनों का संयुक्त रूप। आपको क्या बनाना है? संयुक्त रूप बनाने अगर लिखित वर्ण में, तो खड़ी पाई को हटाकर ही बनाना चाहिए। खड़ी पाई व्यंजनों का संयुक्त रूप बनाते वक्त खड़ी पाई, अब यहाँ खड़ी पाई जिन वर्णों को है देख लीजिए, च है, ग है, ख है, घ है, झ, ज, ट, ठ, न, त, थ, ध, न, प, ब, भ, म, यह क्या है? इन्हें खड़ी पाई है। खड़ी पाई यानी उभी रेख, इन्हें खड़ी पाई है। ये खड़ी पाई वाले व्यंजनों का अगर आपको संयुक्त अक्षर बनाना है तो खड़ी पाई हटाकर हम बनाते हैं, हम लेखन में इस्तेमाल करते हैं और आप करते आए। जैसे उदाहरण देख लीजिए, ख्याति, यहाँ ख की खड़ी पाई हटाई गई है और ख्याति शब्द बनाए गए हैं। विघ्नहर्ता, प्रयत्न, ध्वनि, सभ्य, श्लोक, सैया, ये गलत शब्द आ गया, यहाँ ये शब्द नहीं है क्योंकि हमने यहाँ संयुक्त अक्षर नहीं बनाया। उल्लेख, स्वीकृति, डिब्बा। इस प्रकार यह खड़ी पाई व्यंजनों का संयुक्त अक्षर बनाते वक्त खड़ी पाई, सीधा साधा सरल नियम है, खड़ी पाई हटानी चाहिए। हमारी वर्णमाला में जिस प्रकार खड़ी पाई के वर्ण है, उसी प्रकार हमारी वर्णमाला में कुछ वर्णों को खड़ी पाई नहीं है। अतः ऐसे वर्णों का अगर आपको संयुक्त अक्षर जिसे मराठी में कहा जाता है जोड़ाक्षर, संयुक्त अक्षर अगर आपको बनाना है तो ऐसे वर्णों का संयुक्त अक्षर बनाते वक्त हल चिन्ह लगाना चाहिए। क्या लगाना चाहिए? हल चिन्ह लगाना चाहिए। यह जो आप पैर के नीचे छोटी रेखा देते हैं, इसे कहा जाता है हल, जो हल की तरह, इसलिए इसे हल कहा जाता है। ये छोटी रेखा, यह हल चिन्ह से कहा जाता है। और जिन वर्णों को खड़ी पाई नहीं, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ह, ळव्य है,
जिन्हें नहीं, ऐसे वर्णों का आपको संयुक्त अक्षर बनाना है तो खड़ी पाई हल चिन्ह लगाकर बनाना है। जैसे देख लीजिए, लट्टू, बुड्ढा, यहाँ हमने क्या लगाया है, हल चिन्ह लगाया है। बुड्ढा यहाँ क्या है, हल चिन्ह है। विद्या, जैसे आप लिखते हैं विद्यापीठ, ये वास्तव में आप द को य लगाते हैं, संयुक्त अक्षर बनाते, इसलिए द के नीचे के आपको क्या लगाना है, हल चिन्ह लगाना है, या हल चिन्ह लगाएंगे। चिन्ह, ब्रह्मा, इस प्रकार आपको जिन वर्णों को खड़ी पाई नहीं, यानी बगैर खड़ी पाई वाले वर्णों का संयुक्त अक्षर हल चिन्ह लगाकर ही बनाना चाहिए। आया ध्यान में। अगला नियम है, तीसरा नियम है, संयुक्त अक्षर आप बनाने के लिए र का भी प्रयोग करते हैं। र का प्रयोग कर आप संयुक्त अक्षर बनाते हैं। जैसे ये जो प्रचलित है, और ये तीनों रूप प्रचलित रहेंगे, ऐसा सीधा साधा सरल नियम है। संयुक्त र के प्रचलित तीनों रूप यथावत रहेंगे। प्रचलित तीनों रूप, जैसे एक पेट का र है, एक सिर पर का र है, और एक पैर का र है। जैसे प्रकार, धर्म, या रफार कहते हैं हम। रफार, प्रकार, प्रकार, धर्म, अष्ट्र, राष्ट्र, ऐसे अधिक शब्द नहीं है, कुछ विशेष शब्द है। फिर भी ये जो संयुक्त र के जो रूप है वह तीनों रूप यथावत प्रचलित रहेंगे, ऐसा नियम है। इन वर्णों को छोड़कर खड़ी पाई वाले, बगैर खड़ी पाई वाले इन वर्णों को छोड़कर दो वर्ण बचते हैं हमारी वर्णमाला में। एक क है और दूसरा फ है, वह थोड़े अलग प्रकार के हैं, वह खड़ी पाई उनके बीच में है। इसीलिए ऐसे वर्णों का संयुक्त अक्षर अगर आपको बनाना है तो इस तरह बनाया जाए, पक्का। दफ्तर, इसका आधा हिस्सा निकालकर उसे आप दूसरा वर्ण लगाएंगे और आप संयुक्त अक्षर बनाएंगे। पक्का, क का हमने आधा हिस्सा निकाल दिया है और इसे हमने दूसरा का क रखा। ऐसा आपको क्या बनाना है, ऐसे दो ही शब्द वर्ण है, इनका संयुक्त अक्षर आपको बनाना है। एक नियम है। अगला पांचवा नियम है सर्वनाम के बारे में और संज्ञा के बारे में। यह नियम है, विभक्ति चिन्ह हमने आपको पढ़ाए हैं। कर्ता ने कर्म को करण से 8 विभक्ति प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। पदक्रम में भी हमने देखा है, शब्द के साथ विभक्ति प्रत्यय लगने के बाद ही पद बनता है और वह वाक्य में चलने लगता है। इसलिए हम शब्द के बाद प्रत्यय लगते हैं तो सार्थक वाक्य बनता है। अतः ऐसे जो विभक्ति प्रत्यय हमारे अगर लेखन में आते हैं तब ऐसे विभक्ति प्रत्यय कहाँ रखने चाहिए या कैसे लगाने चाहिए, इसके संदर्भ में नियम है। हिंदी के विभक्ति चिन्ह सर्वनामों को छोड़कर, किन्हें छोड़ना है आपको, सर्वनामों को। सर्वनाम को छोड़कर शेष सभी प्रसंगों में अलग लिखे जाए। इसका अर्थ क्या है, सर्वनाम के साथ लिखे जाए, सर्वनामों को छोड़कर अलग लिखे जाए। इसका अर्थ क्या है, सर्वनामों के साथ आपको लिखना है और सर्वनामों को छोड़कर बाकी सारे जो है शब्द के जातियां या पार्ट ऑफ स्पीच, शब्द के भेद जो है उसके केवल उसमें सर्वनाम छोड़ देंगे। सर्वनामों के साथ अभिव्यक्ति चिन्ह रखेंगे, साथ रखेंगे, बाकी सारे बातों में आप अलग लिखेंगे। उदाहरण देख लेंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, नाम के बारे में विशेष जानकारी देने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। नाम के बदले में जो शब्द, संज्ञा के बदले में जो शब्द आता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम। अतः यह देख लीजिए, यह नाम है, राम ने, राम को, राम से। केवल आपको क्या करना है, सर्वनाम के साथ लिखना है। मैंने, ने क्या साथ लिखेंगे, उसने साथ लिखेंगे, उसको साथ लिखेंगे। इस प्रकार सर्वनामों को छोड़कर अन्य जगह अलग या अलग लिखा है, राम अलग है, वो अलग है, राम से अलग है। इस प्रकार यह अलग लिखना है, यह नियम है। बाकी सारे नियम हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ रुकते हैं, धन्यवाद।